अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स पेज नंबर 69 पे आर्टिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ के एक एग्जांपल में देखा था कि अगर हमारे पास एक बैलून हो और इस एयर फील्ड बैलून को अगर हम फ्री छोड़ें तो एयर इसमें से आउटवर्ड मूव करती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बैलून है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो इसका मतलब ये था कि एयर अगर एक डायरेक्शन के अंदर मूव की तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर एयर मूव कर रही है और इस डायरेक्शन के अंदर एज अ रिएक्शन क्या करेगा, बैलून मूव करेगा। अब एयर का भी मैस है, अगर इसका मैस है तो ये मोमेंटम प्रोसेस करेगी। सिमिलरली जो बैलून है वो भी क्या प्रोसेस करेगा, मोमेंटम प्रोसेस करेगा। इस सिस्टम को फ्री करने से पहले, यानी ये हमारे पास बैलून था, अभी हमने इसको फ्री नहीं किया था तो इसका जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था, ज़ीरो। और यहाँ पे आपने देखा कि इसको सेट फ्री करेंगे जब भी, यानी एयर इससे बाहर निकल रही होगी तो इसका जो एयर का मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो बैलून का मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फिर भी मोमेंटम जो क्या है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो जो नेट मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, ज़ीरो। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन हम सीख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है सिस्टम की, कि सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो याद रखिएगा जो सिस्टम है वो क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ बॉडीज विद एन सर्टन बाउंड्रीज। के अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ बॉडीज हैं और उसकी एक सर्टन बाउंड्री है तो वो हमारे पास क्या है, सिस्टम है। फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस फील्ड है। तो ये वाला जो गैस के मालिक्यूल और ये जो सिलेंडर है ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम जिस पे जो एक्सटर्नल मीन से हम कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर सकें, तो वो सिस्टम कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इसका मतलब ये है कि जैसा कि अभी हमने ये सिस्टम पे एग्जांपल देखी कि ये गैस के मालिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, कोलिजन की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से इन पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं अगर हो तो फिर ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं ऐसे सिस्टम को। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, तो फिर ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अभी ये हमने देखा कि कुछ बच्चों बच्चों के हाथ में आपको बैलून नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले भी हमने बात की थी कि अगर इन बैलून को जो है वो सेट फ्री किया जाए तो एयर एक डायरेक्शन में मूव करती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या मूव करता है, बैलून मूव करता है। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो यहाँ पे देखें बैलून जो है वो रेस्ट में है तो इसका जो मोमेंटम है जो कि प्रोडक्ट होता है मैस इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रेस्ट में है तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। तो इस केस में देखें कि जो एयर है वो आउटवर्ड मूव कर रही है और जो बैलून है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फिर भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, ज़ीरो। इस बात को अब हम प्रूव करेंगे, ये हमने रिकॉल किया है। ओके अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दो मैसेज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो इन मैसेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैं कहता हूँ कि जो ये जो मैस वन है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, और मैस जो m2 है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो u2 है। इनकी हेल्प से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले इसको स्टेट कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। अभी जैसे कि हमने बात की थी बैलून के केस में कि एयर जो है वो इससे आउटवर्ड मूव करे तो बैलून जो है वो क्या करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
तो इसका जो मोमेंटम होता है टोटल फिर भी क्या रहता है, वो 0। तो यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अभी हमने देखा भी था आइसोलेटेड सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो, ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इस बात को देखते हैं कि प्रूव कैसे करते हैं। दो बॉडीज हैं जैसा कि हमने अभी बात की, इस बॉडी का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और जो इस बॉडी जो सेकंड बॉडी है इसका मास जो है वो m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है। अब यहाँ पे से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि मोमेंटम वाले आर्टिकल में हमने देखा था मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और ये किसका प्रोडक्ट है, मास इनटू वेलोसिटी का। इस बॉडी का मास जो है वो m1 है, तो और वेलोसिटी u1 है, तो फिर इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है m1 u1, और ये फिर क्या चीज़ होगी, इनिशियल मोमेंटम होगा ऑफ मास m1 का। सिमिलरली इस जो सेकंड हमारे पास बॉल है, सेकंड स्फीयर है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका जो मोमेंटम होगा वो फिर क्या होगा, m2 u2, यानी जो मास m2 है इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, m2 u2। तो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का, यानी ये जो हमारे पास दो स्फीयर हैं या दो बॉल्स हैं, ये एक सिस्टम बना रही हैं, इस सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो इन दोनों स्फीयर या इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा, मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हमने सम कर दिया तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉल्स, और इस इक्वेशन को आपकी बुक ने नाम दिया है 3.15 का। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हम अस्यूम करते हैं कि जो वेलोसिटी है u1 वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, वो u2 से ग्रेटर है। तो अगर ऐसा केस हो तो आफ्टर सम टाइम जो मास m1 है वो कोलाइड कर जाएगा मास m2 से। तो इसके बाद क्या चेंजिंग होगी, आइए उसको देखते हैं। कोलाइड करने के बाद जो मास m1 और m2 की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएंगी, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है। तो जो मास m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसको नेम दे दिया है v1 का, और जो मास m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन उसको नेम दे दिया v2 का। अब दोबारा से इनका मोमेंटम लिखते हैं आफ्टर कोलिजन, कि अब मास तो हमारे पास वही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई है, तो मोमेंटम इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, यानी मास और वेलोसिटी का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है जो कि है फाइनल मोमेंटम, यानी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ मास m1 जो कि m1 v1 है। सिमिलरली जो मास m2 है उसका मोमेंटम इसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से आएगा जो कि आफ्टर कोलिजन, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 m2 v2। अब टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का इन दो बॉल्स पे जो सिस्टम हमारा कंसिस्ट कर रहा है उसका कैसे होगा, फाइनल मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटम को सम करने से आएगा। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम है, आपकी बुक ने इस इक्वेशन को 3.16 का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमने 3.15 इक्वेशन में देखा, ये इसके इक्वल है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो इसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम। इन दोनों को इक्वल सेट करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें देखें ये वाली जो m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या है, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है। इस इक्वेशन से देखें आप 3.15 से, और जो m1 v1 प्लस ये वाली टर्म नहीं आएगी यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 v2 ये टोटल फाइनल मोमेंटम है। तो इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं, इससे जो नेक्स्ट आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे आई थिंक पैराग्राफ है, कंसीडर जो सिस्टम है गन एंड बुलेट का, वो इसकी एग्जांपल भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब इसको इस गन एंड बुलेट सिस्टम से सीखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देखें, अगर आपने गन फायर नहीं की तो गन किस में होगी, रेस्ट में होगी, यानी आपने गन से कोई भी फायर नहीं किया। तो जो बुलेट है, अभी आपने फायर नहीं किया तो बुलेट भी फिर किसके अंदर होगा, वो भी रेस्ट में होगा। यानी गन एंड बुलेट जो दोनों की वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। मोमेंटम आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, मास यानी वेलोसिटी पे। अगर हमारे पास जो वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। तो इस बात को यहाँ पे लिखा भी है, बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, तो इस बात का क्या मतलब, मोमेंटम जीरो। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अब सिस्टम कौन सा है, गन एंड बुलेट का, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो। अब जब गन को फायर करते हैं तो अब तो बुलेट रेस्ट में नहीं है, बुलेट इस तरफ मूव कर रहा है। बुलेट की जो वेलोसिटी है इसको मैं कह देता हूँ ये स्मॉल v है, और जो गन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करती है, यानी झटका खाती है। और इस गन की जो वेलोसिटी है
इस वेलोसिटी को मैं कह देता हूँ वो क्या है, कैपिटल V है। अब जो गन का मैस है यानी मैस ऑफ गन है उसको मैं कैपिटल M क्या देता हूँ, और जो मैस ऑफ बुलेट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल m। तो इस बुलेट का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, इसके मैस और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाने से आएगा। सिमिलरली इस गन का जो मोमेंटम है व्हेन द गन इज फायर्ड, तो इसके मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये गन का मोमेंटम है हमारे पास और ये किसका मोमेंटम है, बुलेट का मोमेंटम है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर द गन इज फायर्ड, इन दोनों मोमेंटम के सम के इक्वल आएगा। यानी गन का मोमेंटम जो कि वो रिकॉइल कर रही है और इसका मोमेंटम बुलेट का जिस स्पीड से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है उस वेलोसिटी और मैस को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास इस बुलेट का क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, वो इन दोनों के अभी हमने देखा सम के इक्वल है। इस इक्वेशन को 3.18 का नेम दिया आपकी बुक ने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें ये मोमेंटम था बिफोर द गन इज फायर्ड और ये है आफ्टर द गन इज फायर्ड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों मोमेंटम जो है इनिशियल एंड फाइनल क्या होने चाहिए, इक्वल। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 यानी बिफोर द गन इज फायर्ड, और जो फाइनल मोमेंटम है यानी गन को फायर करने के बाद वो हमारे पास ये आता है। तो इन दोनों को हम रिलेट करते हैं, इन दोनों को इक्वल सेट करते हैं। ये देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, वो ये वाला आया, ये जो अभी हमने सीखा 3.18 में। और फायर करने से पहले जो है टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड वो क्या है, 0 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम इक्वल सेट करते हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ पे देखें ये इधर प्लस एम वी है और किसके इक्वल है, 0 के। एम ये टोटल मोमेंटम जो है, अब ये प्लस एम वी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एम वी। तो यहाँ पे कैपिटल V हमने कहा था ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, और जहाँ पे जो कैपिटल M है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जो कि हमें वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, यानी जिस वेलोसिटी के साथ गन जो है वो पीछे की तरफ क्या खाती है, झटका खाती है। अब यहाँ पे देखें एक माइनस साइन आया हुआ है, माइनस साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो बुलेट की वेलोसिटी है और जो गन की वेलोसिटी है दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। अब हमारे पास जो रॉकेट होते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी इन रॉकेट से जो है वो गैसेस जो है वो बाहर की तरफ निकलती हैं और एज अ रिएक्शन रॉकेट किस तरफ मूव करते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के उसूल पे काम करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी एग्जांपल रॉकेट वाली आपकी इस बुक का जो इस आर्टिकल का जो एंड वाला पैराग्राफ है उसमें गिवन है कि जब रॉकेट से गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं तो रॉकेट किस तरह मूव करता है, अपवर्ड। तो जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व, यानी रॉकेट का मोमेंटम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो गैसेस निकल रही हैं उनका मोमेंटम जो है वो किस तरफ होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आज के लेक्चर में इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे।